समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 20 दिसंबर 2025 को लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने मुख्य रूप से कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार यानी कि कोडीन सिरप घोटाला पर उत्तर प्रदेश सरकार की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है और कई गंभीर आरोप लगाए और यह मुद्दा हाल के दिनों में यूपी की राजनीति का एक बड़ा विवाद बन चुका है या बना हुआ है, जिसमें सीएम आदित्यनाथ जी ने सपा को माफिया से जोड़ने की कोशिश भी की है, ऐसा उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। पहले उनकी प्रेस वार्ता को सुनिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। का कोई शेर था, अब पता नहीं सच है कि क्या है, हैं? हाँ कुछ था, हैं? नहीं मुझे नहीं याद है, बताओ क्या होता ना, कई बार एक ही शेर अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में कहाँ चला जाए पता ही नहीं। अब आप सुनाओ। में जावेद अख्तर साहब ने कोई आर्गुमेंट किया है कि कुछ शेर जो गालिब के बताए जा रहे हैं वो गालिब के नहीं है। वो आर्गुमेंट है एक यूट्यूब या किसी इस पर। तो कई बार नैरेटिव और परसेप्शन, इस एआई के जमाने में शायद चीजें कुछ ठीक भी होंगी, ऐसा नहीं है। एआई के जमाने में चीजें ठीक भी होंगी। अरे करण साहब, अध्यक्ष जी आइए, आप कहाँ दिख रहे हो? अध्यक्ष आप ही तो हो। सैनिक के प्रकोष्ठ इस पे टाइम है ना? अज तक ठीक। सुरक्षा की जरूरत तो नहीं है? बताए जा रहे हैं हमारे लोग हैं। क्यों, तुम्हें सुरक्षा की जरूरत तो नहीं पड़ी? यही है ब्रेकिंग न्यूज वाले। रामचंद्र यादव जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सम्मानित हो रहे हैं, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है। और दूसरे नंबर पर निहाल सिंह सेना में मेडल प्राप्त किया है। सम्माननीय गजेश सिंह जी, अच्छा बोल दिया, हाँ बोल दिया, हाँ फिर इसके बाद सम्माननीय गजेश सिंह जी, इसके बाद उत्तर प्रदेश 13 कुमाऊं में हो रहे युद्ध में अपने समर्पण भाव को दिखाते हुए कैप्टन रमेश कुमार जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मानित करने जा रहे हैं। मेजर प्रमोद कुमार जी, कैप्टन रमेश कुमार जी, मेजर प्रमोद कुमार जी, मेजर रामकिशोर यादव जी, सम्माननीय नवमी लाल यादव जी,
सम्माननीय अभिमन्यु सिंह जी, सम्माननीय इंद्रजीत यादव जी, सम्माननीय रईस पाल जी, सम्माननीय पंकज यादव जी, सम्माननीय संतोष कुमार जी, सम्माननीय राम विजय जी, सम्माननीय विपिन कुमार जी, सम्माननीय शरद यादव जी, सम्माननीय पंकज यादव जी। देश का इतिहास रचने वाले 1962 के युद्ध में, राजांगला के युद्ध में आप सभी लोगों ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए विजय को फतेह की है और साथ ही साथ भारत के तिरंगे झंडे की शान बढ़ाई है। ये हमारे गौरवशाली इतिहास के ऐसे जाबाज जवान हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पण की भावना से कार्य किया है और देश का सम्मान बढ़ाया है। ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी सभी लोगों को सम्मान दिया है और हमारे प्रदेश के प्रकोष्ठ के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सम्मानित किया। अंबानी जी सम्मानीय प्रेस के साथियों से बात करेंगे। ये कार्यक्रम जो सम्मान करने का था, एक हफ्ते लगभग 10 दिन पहले का कार्यक्रम था, क्योंकि उस समय इंडिगो एयरलाइंस के लेकर के कुछ इश्यूज आ गए और जिसकी वजह से फ्लाइट्स नहीं चल पाई। फिर हाउस था, इसकी वजह से आज कार्यक्रम तय हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबका। आप लोगों की वजह से ये कार्यक्रम संभव हुआ। हमारा सौभाग्य है आपसे मिलने का और सौभाग्य इस बात का भी है कि हम सब लोगों को मौका मिल रहा है आपको सम्मान देने का। जिन्होंने आजादी पाने के लिए और आजादी के लिए योगदान किया हो और आजादी को बचाने के लिए जिन्होंने काम किया, आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों का हमें सम्मान करने का मौका मिल रहा है। रिजांगला जो लड़ाई थी उसके बारे में जब आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, बीबीसी की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की, तो आप खुद महसूस करेंगे और बहुत से साथियों ने देखा भी होगा कि किस तरीके से हमारे फौज के यही जवान लोगों ने
आखिरी बुलेट, आखिरी बॉडी तक चीन की फौज का मुकाबला किया और एक एक जवान को न जाने कितनों से मुकाबला करना पड़ा। हजारों की संख्या में जो आए उससे मुकाबला किया और अपनी भारत मां की जमीन को, धरती को बचाने का काम इन्हीं वीरों ने किया। हमें खुशी है कि बहुत सारे लोगों से तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन उस लड़ाई के ये लोग जो आज हमारे बीच हैं, हम सब गर्व है कि इनकी वजह से हमारे देश की रक्षा हुई है। और सैनिक, पक्की नौकरी वाला, आधी अधूरी नौकरी वाले अगर होते तो शायद हमें यह सम्मान करने का मौका भी न मिलता। तो आज के मौके पर जहां इन वीरों ने, इन बहादुर लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को और देश की धरती को बचाने का काम किया, जो इनकी बहुत पुरानी मांग रही, उस मांग से जुड़ते हुए हम लोग भी यही मांग करते हैं कि इन वीरों के सम्मान के लिए और उस रेजिमेंट के सम्मान के लिए, उन लोगों के सम्मान के लिए अहीर रेजिमेंट की मांग दोबारा हम लोग मांग करते हैं। मुझे याद है देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अगर मैनिफेस्टो में कभी लिखा तो वो इकलौती समाजवादी पार्टी थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला था कि समय जब भी हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा, दिल्ली की सरकार बनेगी तो हम सब लोग मिलकर के अहीर रेजिमेंट की बनाने का काम करेंगे। आज उस मांग को दोबारा हम लोग दोहराते हैं। और लोग भी अगर कोई रेजिमेंट मांगना चाहें तो वो भी उनकी भी बनानी चाहिए। और साथ ही साथ, क्योंकि मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, देश में कम है 5 मिलिट्री स्कूल हैं। दिल्ली की सरकार से पुनः मांग करता हूं, मैं पहले भी पत्र लिखा और फिर मांग करता हूं कि मिलिट्री स्कूल्स यूपी में और बढ़ाए जाएं, क्योंकि यूपी में एक भी मिलिट्री स्कूल नहीं है। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्या फर्क है। सैनिक स्कूल तो हैं जगह जगह, लेकिन मिलिट्री स्कूल नहीं है। मिलिट्री स्कूल केवल 5 हैं। तो हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में भी मिलिट्री स्कूल बनाए जाएं। राजस्थान में 2 हैं, कर्नाटक में 2 हैं, 1 हिमाचल में है। बेलगांव, बेंगलोर, अजमेर, धौलपुर और चैल 5 ही मिलिट्री स्कूल हैं। तो हमारी मांग है कि जब उत्तर प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उत्तर प्रदेश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो हमारी मांग होगी कि लखनऊ में बन जाए मिलिट्री स्कूल, इटावा में हमारे होम टाउन में बने, कन्नौज में बने, बनारस में भी बन जाए। ये हमारी मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे खुशी है इस बात की कि हमें सम्मान करने का मौका मिल रहा है। मैं अध्यक्ष जी का और अपने तमाम विधायक लोगों का सबका धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोग भी शामिल हैं। मैं कहूंगा कि रिजांगला की वो जो स्टोरी डॉक्यूमेंटेड है वो जरूर दिखाएं। ये हमारा मैनिफेस्टो था जिसमें हम लोगों ने शामिल किया था, मैनिफेस्टो। और मैं तो ये कहूंगा कि जिन्होंने आजादी पाने के लिए और आजादी बचाने के लिए लड़ाई लड़ी हो, वही सैनिकों का और शहीदों का महत्व समझते हैं। अगर कुछ कहना चाहें, अच्छा हाँ ठीक है, तो ऑन कर देना, ऑन कर देना, एक में ऑन कर दो। हाँ ठीक है। आदरणीय समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी, जो आपने इन बहादुरों के 62 की लड़ाई से बचे हुए तीनों का सम्मान किया, इसके लिए मेरे पूर्व
डिफेंस मिनिस्टर और रजांगला के शहीद आपको बार बार धन्यवाद देते। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जन्म एक बार होता है, अगर ये देश के काम आए तो इससे बड़ा धर्म नहीं होता। मेरा खानदान शुरू से ही आर्मी में है, सुभाष चंद्र बोस के टाइम से, और उसके बाद में मैं खुद आर्मी संभाली। फिर मेरा बेटा जो अभी सुविधा मेजर यहाँ ही है मेरे पास, और पोता भी मेरा 20 कुमाऊं में है, और पोता की बहू भी डिफेंस के अंदर है। तो मेरा ये कहना है हर वर्ग को कि चाहे फौज हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जमींदारा हो, तन मन लगा करके ऐसा काम करो जो कि आने वाली संतान को नसीहत मिले कि हम भारतवासी हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि नेताजी जो थे बहुत भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्हीं के हाथों से 2 बड़े काम हो गए। एक तो जवानों की डेड बॉडी जो घर आने लग गई थी, इसके लिए बात। दूसरा, जवान की इतनी तनख्वाह थी कि एक बकरी भी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने पद संभालने के बाद में जवानों की हालत को ऐसा कर दिया कि बहन बेटी की शादी वगैरह भी अच्छी तरीके से कर सके। मैं अक्सर मिलता रहता था नेताजी से, और वो तीसरा ही काम बाकी रह गया, एक अहीर रेजिमेंट का, वो अखिलेश जी की जिम्मेवारी छोड़ रहा। बाकी मैं आपका समय लिया, माफ करना। लड़ाई आपने देख ली है, आगे भी अगर मौका मिले, अभी तो उम्र 87 साल हो गई है, 3 दफा मेरे जांगला में हुआ है, अब भी जाने के लिए तैयार हूं। जय चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका है। तो आपको जाने दें और फिर हम लोग ठीक है। आदरणीय राम सिंह जी, रामचंद्र सिंह, हाँ उन्हीं का वॉइस थी जो, हाँ ठीक। तो आप लोग अभी तो है, बोलोगे कुछ आगे है अभी? अच्छा ठीक, हाँ ठीक, आप मैं आपको छोड़ के फिर आएंगे, फिर नेक्स्ट अपनी अगली लड़ाई। संभाल के शायर नहीं हूं, लेकिन हमारे आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी राष्ट्रीय कवि हैं, और इधर हिंदी, उर्दू, उसमें इनका बहुत बड़ा सम्मान है। नेताजी के गुरु रहे, तो हमारे तो बहुत सम्मानित हैं, और समय समय पे इनकी कविताएं, शेर, और मुझे याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री था और इनकी बहुत फेमस न मेरा है न तेरा है, उस समय मैंने बहुत सारे देश के प्रतिष्ठित लोगों को भेजा था नए साल की बधाई पर, या त्योहार की बधाई भी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अब एज के हिसाब से मेमोरी और रील्स की वजह से मेमोरी चली जाती है। अपना चेहरा न पोंछा गया आपसे, अपना चेहरा न पोंछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। जो घटनाक्रम चल रहा है और कोडीन को लेकर के
बहुत महत्वपूर्ण बातें सरकार छिपा रही है। और एक इसके हम टाइमलाइन देखें और फॉलो अप करें स्टोरी, जो स्टोरी को अगर हम फॉलो अप करेंगे, आवाज एक ये वाला बंद कर देना आप, अच्छा ठीक है। अगर हम स्टोरी को फॉलो अप करें, उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला। उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला। यूपी 3.5 करोड़ का कफ सिरप पकड़ा गया। बांग्लादेश से चूने के बोरे के आड़ में 4 ट्रकों से लाया जा रहा था। 36 जिलों में 118 से अधिक एफआईआर। यूपी में कफ सिरप का काला कारोबार। पढ़े इस कांड की पूरी कहानी। कोडीन सिरप माफिया कौन? 5 तरह के फर्जी फर्म। पूर्वी यूपी एवं बांग्लादेश हब और नेक्सस। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं, तो माफिया किसको पाएंगे आप? लगता है धूल कैमरों की उस पर लग गई है। मैं मजबूरी समझ सकता हूं। 2006 में सोना लूटने के आरोप में गिरफ्तार, अब कफ सिरप कांड में चढ़ा हत्थे, जानिए बर्खास्त सिपाही का आपराधिक इतिहास। सोचिए कितनी पुरानी खबर है। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका, तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतवार में सेंध लगाते रहे, गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए जो पसंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को, वो झूठ बोले, तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था, और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जब ये खुद फंसने लगे, तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया है उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है, जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है, जिसका कई हजार फीट स्क्वायर फीट में
कई हजार स्क्वायर फीट में घर है जिसमें वैल्यूएशन करने वाले भाग गए और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अधिकारियों का नेक्सस है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। अगर कानपुर का अखिलेश दुबे की कोई जान बचा रहा है तो यही समाजवादी पार्टी है। समय समय पर उठाने की वजह से उसकी जान बची हुई है और पूरी सरकार लगी है कि उसको और कैसे बचाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। वहां से ये नेटवर्क चल रहा था। उसमें जितने लोग शामिल हैं, हजारों करोड़ का जिन्होंने खेल किया है, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। लीडर अपोजिशन भी यही मांग करेंगे। खत्म हो गई बात। ये सरकार बेहतर बताएगी। जो लोग इनमें शामिल हैं वो कोडीन भैया हैं। सब बड़ी लंबी सूची है। जब 36 जिलों में 118 एफआईआर हुई हैं तो उसमें 128 हो गई, तो उसमें कोडीन भैया ही हैं सब 128 जो हुई हैं। और आप सोचिए, अमिताभ ठाकुर आईपीएस, अगर वो कुछ बात कहना चाहते हैं, प्रेस से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आवाज दबाने के लिए सीटी बजा रही है पुलिस। पूरी पुलिस सीटी बजा रही है कि आवाज न पहुंच जाए। और दूसरा, दीपक यादव पूर्व विधायक कुछ हजार का फर्जी दिखा करके उसे जेल भेज दिया। अमिताभ ठाकुर पे कितने वर्षों पुराना निकाला केस, कितना पुराना। इसी तरह याद होगा रमाकांत यादव पर कितने साल पुराना केस निकाला। आदमी मोहम्मद आजम साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। कितने झूठे मुकदमे लगे। तो आप सोचिए क्या हो रहा है ये। और आप में से कोई बहादुरी दिखा दे। एक ही बहादुर हमें दिखाई दे रहा है, एक दो और दिखाई दे रहे हैं, कुछ और भी बहादुर हैं। तो सोचिए आप किसकी। तो मैं तो कह रहा हूं कि जिसके साथ मेरी तस्वीर है और उसके साथ जिन जिन की तस्वीर है, सब पे चढ़ा दो बुलडोजर। हम मांग कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या मांग कर सकते हैं। कोई हम सरकार में थोड़ी हैं। अब वो तुम जानो और तुम्हारे वो जाने नेता जिनसे इंटरव्यू लेने गए तुम। तो मेरी फोटो तो मुख्यमंत्री के साथ भी है, तो माफिया किसको मानोगे। और मेरी फोटो डिप्टी सीएम के साथ भी अगर कहो तो मैं दिखवा दूं। अभी बताओ, दिखवा दूं? दिखवा दूं? नहीं, बिहार नहीं, और भी है, बहुत क्लोज है। हमने तो ऑफर दिया था उन्हें। कहो तो दिखा दूं? आप बताओ माफिया कौन है आप। लेकिन तय करो, फोटो में दिखाऊंगा। आप तय करो कि कहोगे कि माफिया कौन है इसमें से। अगर है तय करो तो मैं फोटो दिखा दूं। बताओ है। देखिए, बात मत बोलो, सीरप से बात उधर चली जाएगी। इसलिए कुछ ऑफर वगी बात मत करो, केवल सीरप पे रहिए आप। ये सामान्य घटना नहीं है। आप सोचिए,
कितनी स्टोरीज हैं, ये तो मैं थोड़ी सी स्टोरीज निकाल कर लाया हूं, न जाने कितनी स्टोरीज हैं जब इतनी एफआईआर दर्ज हो जाए। और दूसरा देखिए, कानपुर में जो तहरीर दे रहे हैं, एफआईआर लिखा रहे हैं, कि वापिस कैसे हो उसका दबाव पुलिस बना रही है। कितनों में एनओसी मिल गया सोचिए आप, कितनों को खत्म कर दिया एफआईआर। मैं देखता हूं यूट्यूब वाले बड़े अच्छे लोग हैं, एक यूट्यूब की स्टोरी वही प्ले कर दो। हिंदुस्तानियत की आपातकाल का समय चल रहा है, हिंदुस्तानियत का आपातकाल का समय चल रहा है। अखिलेश जी, अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी वो कहते हैं कि 2020 के चुनाव में 2700 वोट से हारा हमारा प्रत्याशी। उन्होंने सच बोला है, उन्होंने सच बोला है। यूपी में भी लगता है आपको कि कौन जाता होगा इधर उधर कहीं से। तुम कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए नहीं हो, आर्काइव में पड़ी होगी, निकाल के दिखा लेना क्या मैंने कहा है प्रेस में। कई प्रेसों में नहीं आए आप, या हो सकता है कहीं और बिजी रहे हो, कहीं और बिजी रहे हो उस समय। किसकी? हम आपकी भी मदद करेंगे कभी आप परेशानी में होगे तो, और आपकी मदद करेंगे जब कभी परेशानी में आप होंगे। हर परेशानी में जो लोग हैं उनकी मदद हम लोग करेंगे, समाजवादी लोग करेंगे। लेखपाल भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर पहले ओम प्रकाश राय पद और अब केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों लोग पद लिख रहे हैं। देखिए, आप कोडीन पर रहिए, कहाँ इधर उधर भाग रहे हो आप, उसकी बाद में कर लेंगे। भाई बीजेपी से आप आरक्षण की उम्मीद करो, ये आप खुद बेईमान है, इसका मतलब उनसे उम्मीद क्यों कर रहे हो आप? कोई एक नौकरी नहीं, तमाम नौकरियों का मैं उदाहरण दे सकता हूं। और एक वो नया है नॉट सुटेबल, कितनी बार किया उन्होंने, और कल जब ट्वीट कर दिया तो सुना है कि उसमें कुछ बैक कर लिया उन्होंने। भाई कल अगर हम लोगों ने जानकारी दी तो बैक कर लिया, अगर पॉल्यूशन पे हम लोग ट्वीट कर दें तो वो AQI बदल देते हैं। वो गैंग है, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। गैंग में किसी विचार नहीं होते हैं। वो वीडियो दिखाओ पहले, वो नहीं, ये नहीं, अरे वो एक वीडियो भेजा मैंने, यही बना था। अच्छा नहीं होगी, मैं भेजता हूँ अभी। तो राजधानी बदल दो, लखनऊ को राजधानी बना दो। भाई मैं आपसे कह रहा हूं, पर्यावरण ऐसा है क्योंकि बहुत सारे लोग चिंतक विचारक भी हैं यहाँ, तो पर्यावरण पे हम लोग डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे जिसमें केवल पर्यावरण पे बात करेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, आपकी रिवर पॉल्यूटेड है, साउंड पॉल्यूशन है। साउंड पॉल्यूशन नहीं दिखाई देता आपको? तो AQI को लेकर भी है, बड़े सवाल हैं। फिर आप कहोगे कि आपके एक सांसद ने कुछ कह दिया है, तो आपके टेक्नोलॉजी को क्यों बदला आपने? इलेक्ट्रिक वो क्या बोलते हैं लाश जलाते हैं, इलेक्ट्रिक होता है नहीं, इलेक्ट्रिक क्या, हाँ विद्युत है, इलेक्ट्रिक जो भी बोलते हैं उसको, तो क्यों लाए आप? कुछ कारण रहे होंगे ना। तो इसलिए पर्यावरण पे हम लोग कभी बहुत लंबी बात कर लेंगे, इश्यूज बहुत हैं पर्यावरण के, और ये पर्यावरण को लेकर के बिल्कुल चिंतित नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी चिंतित नहीं है वो अगली पीढ़ी को क्या दे रही है? हम तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने ग्रीन मैनिफेस्टो अपना बनाया था, और पर्यावरण को लेकर के आज भी लखनऊ से लेकर के पूरे प्रदेश में जो महत्वपूर्ण काम किए आज भी दिखाई दे रहे हैं समाजवादी सरकार के। तो बहुत बड़ा विषय है पॉल्यूशन, और ये क्योंकि उद्योगपतियों से मिले हुए हैं, इसलिए उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए कोई भी नियम बदल सकते हैं, चाहे वो समुद्र का हो, फॉरेस्ट का हो, हिमालयस का हो, वो सब नियम बदल देंगे। और दुनिया में नहीं ऐसा बदला गया होगा। दुनिया में हिमालयस के लिए, पहाड़ों के लिए, या जो भी उनके पहाड़ों के नाम हैं, उनके लिए कभी कानून नहीं बदला हुआ होगा। लेकिन भारत पहला देश बनने जा रहा है कि उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने एनवायरमेंट से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कोडीन पे मदद करिए, आप लोग जाइए कोडी, और क्या, एक वीडियो लास्ट दिखा देते हैं शायद, अगर मिल जाए तो मुझे। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री
1138 हेक्टेयर का बीमा करा दिया गया। आरोप ये भी है कि नाले पर और रेल की पटरियों पर फसल उगा ली गई। तो इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी नाम आ रहा है और कैबिनेट मंत्री है सूर्य प्रताप शाही समेत तमाम लोग इस मामले को दबाने का काम कर रहे हैं, ये भी आरोप है। ये स्कीम ही किसानों को मदद नहीं कर रही है। और आपको याद होगा जब समाजवादी सरकार थी उस समय हम लोग इस स्कीम को इसलिए नहीं लागू कर रहे थे, जो किस्त है वो कंपनियों को ज्यादा लाभ पहुंच रहा है, किसान को लाभ कम पहुंच रहा है। ये भेजा, इसका वीडियो अगर अपलोड कर सके। हाँ ठीक है, प्ले करा देना। किसी ने बनाया वीडियो, एक हम यूट्यूबर ने, तो हमें किसी ने भेजा, तो हमने कहा आपसे भी शेयर कर लें। दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो, वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि स्वजाति लोग हैं अपराधी। उसमें स्वजाति लोगों पर बुलडोजर नहीं चल सकता। और ये बलिया की जो घटना बता रहे हैं आप, थाना बता देना, मुझे याद नहीं है, हैं? कौन सा थाना है? तो वो क्योंकि अपराधी स्वजाति हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या चीज? तो सब विधायक तो चाहते हैं बहस हो, हम लोग तो सब विधायक चाहते हैं, पार्टी भी चाहती है और सत्र भी बढ़े, समय मिले सबको, क्योंकि बहुत सेंसिटिव और बहुत बड़ा इशू है, कोई सामान्य इशू नहीं है ये। और सरकार के लोग इसमें शामिल हैं और देश के प्रधानमंत्री जी के छेद से चल रहा है। सुने में आया कि गाड़ियां जहां से खरीदी गई उन्होंने अपना डेटा ही हटा दिया है। जो गाड़ियां खरीदी गई हैं, एक है बनारस का कोई एजेंसी वाले, एक लखनऊ की एजेंसी वाले और एक जौनपुर की एजेंसी। इसमें मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। उसके लिए मैंने कहा है एसटीएफ हो, सीरफ टास्क फोर्स अलग से गठित हो, और जो एसटीएफ है वो ना हो, क्योंकि एसटीएफ में स्वजाति भी हैं और जौनपुर के सबसे ज्यादा हैं। तो इसलिए उससे उम्मीद आप नहीं कर सकते कि उसमें न्याय मिलेगा। और वो डेटा आपके पास होगा अगर आप दिखा सकें, अगर आप जानकारी कर सकें। मैं तो ये चाहता हूं कि वो दूसरे कहें कि हम शूद्र हैं, बात ही नहीं समझ पाए लोग। भाई हम ये कह रहे हैं ना कि अगर हम क्षत्रिय नहीं तो शूद्र कहते हैं, हमें क्यों नहीं कहते हैं शूद्र? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? तो मैं उनकी बात पूरी मान रहा हूं, मैं उनकी बात मान रहा हूं, मैं उनकी पूरी बात मान रहा हूं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आपके डिबेट में बहस कर रहे हैं वो कहें कि हम क्षत्रिय नहीं है, शूद्र हैं, ये बता दो। भाई हम तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं ना, आप क्यों नहीं ऑप्शन स्वीकार कर रहे हो? तो कोई कानून जानता है? लो नोटिस दीजिए उन्हें। हाँ नोटिस दे दो आप, ठीक है? हाँ दीजिए नोटिस। बहुत धन्यवाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये। आप नोटिस दीजिए अखबार को। हाँ वो तो है, वो तो बाद में एक दिन कर लेंगे इस पे। लीगल नोटिस दीजिए सीधा। हाँ लीगल नोटिस देंगे हम लोग, लीगल नोटिस। और ये संग्राम कई बार बोल चुके हैं प्रेस में। हाँ, और हमारे लाली वर्मा जी बताएंगे वो कैसे, वो कौन सा निकालते हैं, नया टर्म निकाला है, नॉट सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल, एनएफएस। एनएफएस पता करवा लो आप, एनएफएस कैसे निकालते हैं। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। देखो ये पत्रकारों का कहाँ तार किससे जुड़ा है मुझे नहीं पता, अगर आपको जुड़ा हो तो कभी अकेले में बता देना। नहीं बता दो एक दिन, तो हम एक नक्शा बना लेना कि ऐसे ऐसे ये जुड़े हुए, तो इस हिसाब से हम बिहेव करने लगे उनके साथ। तो हो सकता है, कौन बड़ी बात है। तो ये तो इतना बड़ा जब मसला है तो खुलासा तो हो इसका, कोई सच्चाई तो सामने आए।
उस पहलू पे मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस सुनने में तो ये भी आ रहा है कि दबाव बना करके भी लिए गए लाइसेंस, या जिनके पहले से चल रहे थे लाइसेंस उनको भी दबाव बना के कमरे में पीट के या जो भी कुछ हो तरीका अपनाया। फर्जी फर्मों का 2 वर्षों में रजिस्ट्रेशन हुआ और गलत तरीके से उनका ट्रांसपोर्ट। बहुत सी चीजें वो सरकार बताए, हम क्यों बताएं, आप क्यों बता रहे हो? अरे सब पता ही बातें भाई, ये विधानसभा में बोलना जाके। अमरूद लाइए, और वो कौन ज्ञापन देना चाहते हैं हमारे कुछ साथी? कौन है ज्ञापन वाले? वंदे मातरम जिन्होंने गाया ही नहीं आजादी से पहले और बाद में। क्या चीज? कौन सा शहर जाम में नहीं है? कौन सा शहर बताओ? कौन से शहर में जाम नहीं लग रहा? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं। आप बताइए 10 साल में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया सिटीज में, जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था। आइए हैं, छोड़िए वो लीगल पार्ट देखिए अपना। लाइए अमरूद लाइए। हाँ, एक टोकरी हमारे लिए, एक टोकरी सबके लिए। अरे हो गया, बस इतना ही होता है। हाँ ठीक है, फैल जाओ ना, फिर तस्वीर उनकी भी आएगी। वो कौसाम्बी की सबसे असली तो कौसाम्बी का होता है। कौसाम्बी का इलाहाबाद वाले बोलने लगे हमारा है। नहीं कौसाम्बी वाला है। अच्छा वो इलाहाबाद का। और कौन है ज्ञापन वाले? चलिए बहुत बधाई। अरे सबको पता है, इन सबको पता है। अरे सबको पता है, रख दो, खा लेंगे बाद में। लीजिए एक टोकरी हमारे लिए, ये सब बांट दो, वहां लेते जाएंगे सब लोग। हाँ ठीक है। हाँ चलिए बैठो। ज्ञापन लाइए। हाँ नमस्कार। अच्छा ठीक है। हमारे अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि गलत आदमी को हमें मना मिलाएं कभी भी। जाओ बैठो, हम मिले पहले भी, जाओ। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। चलो भैया। क्या करोगे? वो छुट्टी आया नहीं, ये उत्तर प्रदेश में हालांकि बहुत जगह मेडिकल निग्लिजेंस की वजह से जान जा रही है। आज या कल भी कोई अखबार में थी न्यूज। अखिलेश यादव जी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय घोटाले के महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा रही है। यह रॉकेट प्रधानमंत्री की संसदीय सीट वाराणसी से शुरू हुआ और हजारों करोड़ रुपयों का है, जिसमें करीब 700 कंपनियां शामिल हैं। उन्होंने इस आरोप को बिना नाम देश के प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री जी पर भी हमला बोल दिया है। सरकार इसे छोटा दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि यह 100 से 200 करोड़ का नहीं बल्कि इससे बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कैम है। उन्होंने इस कप सिरप को भारत का नहीं विदेश से जोड़कर एक अंतर्राष्ट्रीय स्कैम भी बताया। आगे अखिलेश यादव जी ने कहा कि चुनिंदा तस्वीरों से सपा को बदनाम करने का भी आरोप भाजपा सरकार पर लगाया। भाजपा चुनिंदा फोटो दिखाकर सपा को घोटाले से जोड़ रही है, जबकि सच्चाई को छिपा रही है, और वो यही नहीं रुके और इस पर अखिलेश यादव जी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर फोटो में हाथ खड़े होने से कोई माफिया हो जाता है तो मेरे पास भी मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और कई भाजपा
नेताओं के साथ फोटो हैं, फिर कौन माफिया कहलाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने फोटो को लेकर, फोटो के माध्यम से भाजपा यानी सीएम योगी आदित्यनाथ जी पर भी फिर से कड़ी निंदा की और हमला किया। उन्होंने तंज कसा कि भाजपा खुद फंसने पर दूसरों पर इल्जाम लगाती है। माफियों को संरक्षण और चुनिंदा कार्रवाई का आरोप भी उन्होंने भाजपा पर लगाया। भाजपा सरकार अवैध कारोबारियों को संरक्षण दे रही है और केवल चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई कर रही है। अखिलेश जी ने मांग की कि सभी माफियाओं पर बिल्डोजर चलाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों। यहाँ उन्होंने कोडीन भया कहकर तंज कसा है भाजपा पर। अगर सपा से जुड़े कोई शामिल है तो उन पर भी कार्रवाई हो, लेकिन सरकार अपने लोगों को बचा रही है और दूसरों को इस आरोप में फंसा रही है, ऐसा यहाँ पर अखिलेश जी ने तर्क भी रखा। भाजपा में योग्यता नहीं, सत्ता की निकटता से पद मिलने का भी उन्होंने भाजपा पर व्यंग कसा, तंज कसा। कहा कि भाजपा में पद योग्यता से नहीं बल्कि सत्ता के करीब होने से मिलता है। पार्टी में शांति और दबदबा हावी है, योग्यता नहीं। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने पूर्व सैनिकों का भी सम्मान किया, जिसे सकारात्मक संदेश के रूप में देखा गया। लेकिन मुख्य फोकस भाजपा सरकार की नाकामी और घोटालों पर ही रहा और वो लगातार इस माध्यम से भाजपा पर हमला करते रहे। यह बयान सीएम योगी आदित्यनाथ जी के उस दावे को जवाब में लाई जिसमें उन्होंने सपा को हर माफिया से जोड़ा था। कुल मिलाकर अखिलेश जी ने इस मुद्दे को भाजपा की नाकामी और विपक्ष को बदनाम करने की साजिश बताया और उन्होंने एक बार फिर से कहा कि भाजपा किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए विपक्ष पर आरोप को साबित करने का लगातार प्रयास करती रहती है और उन्होंने फिर से एक बार ऐसा प्रयास किया है। आपने इस खबर को सुना, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखें, जिससे आपकी प्रतिक्रिया देश के सामने आ सके। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। मैं मुकेश कोरी आपसे फिर मिलूंगा एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।